हे गाइस, गुड इवनिंग। सो गाइस, ये विज़न के 16th एंड 17th मई की डेली करंट अफेयर्स की मैगजीन है। तो गाइस, अगर आपने मेरा टेलीग्राम चैनल अभी तक ज्वाइन नहीं किया हुआ तो डिस्क्रिप्शन लिंक में जाके आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो। इसके अलावा हमारा इंस्टाग्राम पेज भी है, उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और आप जाके वहाँ फॉलो करें। तो इंस्टाग्राम पे काफ़ी चीज़ें मैं शेयर करती हूँ, आई होप आप उसको फॉलो करें और अपना मतलब कि आपको वहाँ पे सब शॉर्ट में मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम आज की फर्स्ट न्यूज़ स्टार्ट करते हैं। दैट इज़ द ट्रिब्यूनल रिफॉर्म्स रेशनलाइजिंग एंड कंडीशन ऑफ सर्विस ऑर्डिनेंस 2021 चैलेंज इन सुप्रीम कोर्ट। तो गाइज, ये जो हमारी न्यूज़ है GS2 पॉलिटी एंड गवर्नेंस में कवर होगी। अभी क्या आया था, एक ऑर्डिनेंस आया था 2021 में, जिसने क्या किया था, कुछ जो बॉडीज़ हैं, जो क्वासी जुडिशरी बॉडीज़ हो गया, फिर वो जो अपीलेट बॉडीज़ हैं, उनके जजमेंट या फिर उनके फंक्शनिंग को कहीं ना कहीं डिसॉल्व किया था। तो इसलिए ये जो ऑर्डिनेंस है उसको सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया गया। फाइन, तो पढ़ते हैं क्या न्यूज़ में था। अभी क्या है, 2021 का जो ऑर्डिनेंस आया था, इसने क्या किया था, जो अभी एग्जिस्टिंग अपीलेट बॉडीज़ हैं उनके जो फंक्शंस थे या तो उनको डिसॉल्व कर दिया था, या फिर जो उनके फंक्शंस थे या जो उनकी पावर थी उसको ट्रांसफ़र कर दिया था टू अदर एग्जिस्टिंग जुडिशियल बॉडीज़। फाइन, तो क्योंकि अपीलेट बॉडीज़ क्या होती हैं, लाइक अगर लोअर कोर्ट्स होती हैं या सबऑर्डिनेट कोर्ट्स होती हैं या फिर और कोई क्वासी जुडिशियल बॉडीज़ होती हैं, तो वो कुछ अपनी जजमेंट देती हैं और अगर आप उसकी जजमेंट से नहीं सेटिस्फाई होते तो आप अपील करते हो, तो उन्हें हम अपीलेट बॉडीज़ बोलते हैं। तो उन अपीलेट बॉडीज़ के कुछ जो फंक्शंस थे या फिर जो उनकी पावर्स थी उनको कहीं ना कहीं डिसॉल्व कर दिया था। तो इसी वजह से इस ऑर्डिनेंस को चैलेंज किया गया, किसमें, सुप्रीम कोर्ट में। 2017 में एक फाइनेंस एक्ट के थ्रू क्या किया था, जो नंबर ऑफ ट्रिब्यूनल्स थे उसको 26 से 19 कर दिया था, जिसमें हमने क्या किया था, काफ़ी जो ट्रिब्यूनल्स थे या तो हमने उनको एबोलिश कर दिया था या फिर मर्ज कर दिया था। फाइन, हाइवर फंक्शन जैसे हम देख रहे हो आजकल जो बैंक्स होते हैं उनको क्या किया जा रहा है, मर्ज किया जा रहा है, या फिर क्या कर रहा है, उनको एबोलिश तो नहीं किया जाता, मर्ज किया जाता है। तो उसी तरह क्या किया था 2017 में, जो नंबर ऑफ ट्रिब्यूनल्स थे जो इनिशियली 26 थे उनको रिड्यूस करके 19 कर दिया था। ठीक है, इसके अलावा इसमें क्या किया था, कुछ कंडीशंस रख दी थी कि किस तरह से आप क्या कर सकते हो ट्रिब्यूनल्स में। अगर आपको ट्रिब्यूनल में कोई भी अपॉइंटमेंट करनी है तो आप किस तरह से वहाँ पे सर्च कमेटी कॉन्स्टिट्यूट करोगे, सिलेक्शन कमेटी कॉन्स्टिट्यूट करोगे, तो इनके लिए भी काफ़ी ज़्यादा कंडीशंस रख दी थी। अब क्या इस ऑर्डिनेंस में इशूज़ क्या है, फाइन, तो इशू इसलिए था कि कोई भी जो जुडिशियल इम्पैक्ट असेसमेंट है वो कंडक्ट नहीं की गई प्रायर टू द एबॉलिशिंग द ट्रिब्यूनल्स थ्रू दिस ऑर्डिनेंस। मतलब कि इस ऑर्डिनेंस के थ्रू क्या किया जा रहा है, ट्रिब्यूनल को एबॉलिश करने की पावर दी जा रही है। लेकिन इसमें यही नहीं बोला कि ऐसे तो आप किसी भी ट्रिब्यूनल को एबॉलिश कर दो, एटलीस्ट कुछ तो आप पहले उसका चेकिंग करो, कुछ जुडिशियल इम्पैक्ट असेसमेंट करो कि हाँ भी वो ट्रिब्यूनल की फंक्शनिंग सही है या नहीं, तो कुछ तो करो, असेसमेंट करो। लेकिन बिना किसी असेसमेंट के क्या किया जा रहा है, ट्रिब्यूनल्स को एबॉलिश किया जा रहा है। फाइन, इसके अलावा जो इस ऑर्डिनेंस के काफ़ी जो प्रोविजंस हैं, ठीक है, वो कहीं ना कहीं क्या है, जो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा डायरेक्शन इशू किए जा रहे हैं उनसे कहीं ना कहीं क्या कॉन्ट्रारी कर रहे हैं। लाइक अगर जैसे मिनिमम एज लिमिट 50 ईयर होनी चाहिए ट्रिब्यूनल मेंबर के लिए, 4 साल का टेनर होना चाहिए उसके चेयरपर्सन या मेंबर्स का, तो ये कहीं ना कहीं जो प्रोविजंस है वो कहीं ना कहीं कॉन्ट्रारी है एज कम्पेयर टू द डायरेक्शंस इशूड बाय द सुप्रीम कोर्ट। इसके अलावा मद्रास बार एसोसिएशन केस आया था जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने ऑब्जर्व किया कि जो ट्रिब्यूनल में जो भी पर्सन्स रखे जाते हैं, मैंड का मतलब जो भी वहाँ पे एम्प्लॉयड हैं, वो कुछ सुटेबल होने चाहिए, क्वालिफाइड ऑफ कोर्स क्वालिफाइड होने चाहिए, या फिर वो इतने ज़्यादा कैपेबल होने चाहिए कि वो अपनी जुडिशियल पावर्स को वहाँ पे यूज़ करके सकें और डिस्चार्ज कर सकें और उनकी इंडिपेंडेंस को आप शक नहीं कर सकते। फाइन, इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्शंस इशू करी थी कि हम क्या करते हैं, ट्रिब्यूनल्स को ज़्यादा ऑटोनॉमी देंगे, मतलब कि उनके डिसीजन मेकिंग पावर हम उनको बढ़ाएंगे और ट्रिब्यूनल्स को ज़्यादा इंडिपेंडेंस देने की बात करी थी, सो दैट वो अपना जो फंक्शन है ज़्यादा इफेक्टिवली कर सकें। अगर आपको पता होना चाहिए, ट्रिब्यूनल क्वासी जुडिशियल बॉडीज हैं जो मेंशन है अंडर आर्टिकल 323A एंड अंडर आर्टिकल 323B ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। फाइन, अब हम जरा ये भी पढ़ लेते हैं जो ट्रिब्यूनल रिफॉर्म्स के कुछ फीचर्स थे जो ऑर्डिनेंस 2021 में रखे थे। सबसे पहले क्या किया था, जो ट्रिब्यूनल्स के चेयरपर्सन और मेंबर्स हैं उनको किसकी रिकमेंडेशन पे अपॉइंट किया जाएगा, बाय द सर्च कम सिलेक्शन कमेटी, और इस कमेटी को हेड किया जाएगा किसके द्वारा, या तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया या फिर सुप्रीम कोर्ट के जज के द्वारा, जो भी नॉमिनेट किया जाएगा बाय द CJI। फिर इसके अलावा ऑर्डिनेंस ने अभी क्या किया था, इस टर्म को अमेंड कर दिया था कि जो चेयरपर्सन और ट्रिब्यूनल की जो टर्म चेयरपर्सन जो ट्रिब्यूनल के जो चेयरपर्सन की जो टर्म है उसको 4 साल या फिर 70 साल की एज तक जो भी पहले होएगा उस तक ही वो क्या करेगा, उस ऑफिस को होल्ड कर सकता है। फाइन, इसके अलावा जो अदर मेंबर्स हैं ट्रिब्यूनल के वो भी अपने जो ऑफिस को 4 साल या फिर 67 ईयर्स तक की ईयर्स तक क्या कर सकते हैं, अपने ऑफिस को होल्ड कर सकते हैं, विच एवर इज़ अर्लियर। इसके अलावा इसमें ये बोल देता है कि जो भी पर्सन जिसने अभी तक अपनी 50 ईयर्स तक कंप्लीट नहीं किए वो एलिजिबल नहीं होगा फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ अ चेयरपर्सन और मेंबर। ठीक है, तो ये कुछ क्या किया था, ऑर्डिनेंस लाके इन सब चीज़ों को रख दिया था, जिसकी वजह से क्या किया, अभी कुछ इसको चैलेंज किया सुप्रीम कोर्ट। फाइन, आई होप आपको समझ में आएगा। नेक्स्ट न्यूज़ पढ़ते हैं, दैट इज़ द
अगेन गाइस PLI स्कीम हम काफ़ी बार पढ़ते रहते हैं। प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम फॉर लार्ज स्केल इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग में मिस टारगेट फाइन। तो गाइस ये जो हमारी न्यूज़ इकोनॉमी सेक्शन में कवर होगी। अभी क्या है, देखो जो मई का कुछ टारगेट बनाया था कि हाँ हम PLI स्कीम के अंडर इतना ज़्यादा मैन्युफैक्चरिंग कर लेंगे, लेकिन कोविड की वजह से या फिर मैनी अदर रीजन्स की वजह से क्या है, जो मई का जो हमारा टारगेट था वो शायद हमारा पूरा नहीं हो सकता। तो यही बोला है फाइन। अब आपको पता है PLI स्कीम क्यों आई है, प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम, सो दैट हम अपने इंडिया के जो डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग है उसको बूस्ट कर सकें और ज़्यादा से ज़्यादा जो हमारा जिस सेक्टर में हमारा इंडिया बैकवर्ड है मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में, उसको हम अपने इंडिया को आत्मनिर्भर बना सके। एंड इट वाज अ पार्ट ऑफ आत्मनिर्भर भारत अभियान फाइन। तो PLI स्कीम को इंट्रोड्यूस किया गया था, लॉन्च किया गया था, सो दैट हम IT हार्डवेयर जैसे लैपटॉप्स, टैबलेट्स या फिर ऑल इन वन PCs या सर्वर्स को बना सके, मैन्युफैक्चर कर सकें। ठीक है, इस स्कीम के अंदर गवर्नमेंट क्या करती है, कुछ इंसेंटिव देती है। ठीक है, मतलब कि 4 साल के लिए इंसेंटिव देगी। जो भी कंपनी या जो भी इंस्टीट्यूट इसको में मतलब कि क्या होगा, इंटरेस्टेड होगा, तो उसको क्या करेगी गवर्नमेंट इंसेंटिव देगी 4% तक का 4 साल तक के लिए ऑन एंड नेट इंक्रीमेंटल सेल टू अट्रैक्ट लार्ज इन्वेस्टमेंट इन द इलेक्ट्रॉनिक वैल्यू चेन। सिंपल बात ये है, अगर सपोज करो मुझे क्या करना है, मैं इलेक्ट्रॉनिक्स कुछ मैन्युफैक्चर करने में इंटरेस्टेड हूँ, तो मैं स्कीम में गई। अगर मेरे पास टारगेट है कि मुझे 1 साल में 100 यूनिट्स बनानी है और अगर मैं 100 यूनिट का अपना टारगेट पूरा कर लिए तो मुझे इंसेंटिव मिल जाएगा 4% का। सिंपल बात ये है फाइन। तो ये होता है। हाईवर जो कंपनीज़ हैं उनको कुछ अपने लोकलाइजेशन नॉर्म्स फुलफिल करने होंगे अगर आपको इस इंसेंटिव के लिए मत, क्योंकि देखो गाइस हमारा आत्मनिर्भर भारत अभियान है, तो हमारे साथ में मेड इन इंडिया भी है भारत अभियान है। तो हमें क्या करना है, अपना जो इंडिजीनियस कॉन्टेंट है उस पर भी ध्यान रखना है। मतलब कि ये ना, हमें लोकलाइज नॉर्म्स भी उसमें क्या करना है, ध्यान में रखने हैं और उनको भी हमें पूरे करना है। ठीक है, रिसेंटली ये जो 19 कंपनीज़ हैं मिला के, डोमेस्टिक है जो ग्लोबल है, उन्होंने इस स्कीम के लिए अप्लाई किया था और उन्होंने बोला है कि कहीं ना कहीं क्या है, उनको कमी पड़ सकती है फॉर एक्सपोर्ट्स, प्रोडक्शन, एम्प्लॉयमेंट एंड इंक्रीमेंटल इन्वेस्ट। मतलब कि जितना उन्होंने सोचा था कि हाँ हम एक्सपोर्ट करेंगे या इतना प्रोडक्शन करेंगे या इतने लोगों को एम्प्लॉयमेंट करेंगे, तो इनमें अपने वो टारगेट अपने कम मिस हो सकते हैं। इश्यूज़ क्या आ रहे हैं, क्यों वो अपने टारगेट को फुलफिल करने में असमर्थ हैं? इशू तो ये आ रहे हैं कि इंसेंटिव्स अभी वो कवर नहीं करते जो आपका ट्रांजेक्शन का लॉस हुआ। इसके अलावा ट्रैवल रेस्ट्रिक्शंस हो रही हैं ड्यू टू द कोविड। इसके अलावा सप्लाई ऑफ कैपिटल गुड्स, ये सब में भी डिले हो रहा है। ग्लोबल शॉर्टेज हो रही है कंटेनर्स की। इसके अलावा चाइना जल्दी से पैंडमिक से अर्ली रिकवर करेगी, जिसकी वजह से सभी जो कंपोनेंट्स, इक्विपमेंट्स की जो सप्लाई है उस पर इम्पैक्ट पड़ा है। इसके अलावा जो लोकलाइजेशन नॉर्म्स है PLI स्कीम का, क्योंकि अभी हमने पढ़ा कि कंपनीज़ को लोकलाइजेशन नॉर्म्स को फुलफिल करना होगा अगर उसे PLI स्कीम के अंडर इंसेंटिव्स का फ़ायदा उठाना है। तो लोकलाइजेशन नॉर्म्स है जिसमें हमने अपने एक्सपोर्ट्स को इंकरेज करना है, वो WTO के रेगुलेशन के साथ कंप्लाई नहीं कर पा रहे और इसको भी चैलेंज किया जा रहा है। इसके अलावा जो इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरर्स हैं वो कहीं ना कहीं चैलेंज फेस करें, बिकॉज जो चिप्स की जो डिमांड है वो सप्लाई से क्या है, बहुत मतलब कि डिमांड ज़्यादा और सप्लाई कम है। फाइन। इसके अलावा हमारा जो एक्सपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर है वो उतना कॉम्पिटिटिव नहीं है। फाइन। तो ये कुछ है। इसके अलावा आप देख सकते हो, जरा हम एडिशनल नॉलेज है, रियलिटी चेक किया, कुछ प्रोजेक्शंस किए बाय मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड IT, कुछ रिवाइज प्रोजेक्शन है, जरा हम देख लेते हैं क्या। देखो प्रोडक्शन वैल्यू इतनी है 3.26 जो कि मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स के द्वारा है। रिवाइज्ड किए बोला है कि 1.6% ही हम प्रोड्यूस कर सकते हैं, मतलब कि आप देख लो नियर अबाउट 50.9% हमारा डाउन हो रहा है। इसके अलावा एक्सपोर्ट हमने सोचा था 2.45% करेंगे, अब 0.6% करेंगे, नियर अबाउट 75% डिक्रीज़ हो रहा है। फाइन। एक्सपोर्ट्स में आप देख सकते हो कि 75% डिक्लाइन हो रहा है। इसके अलावा हमने सोचा था एडिशनल इन्वेस्टमेंट, हमने सोचा था 2700 करोड़ हमने एक्सपेक्ट करी थी, लेकिन सिर्फ 2350 करोड़ हो रही है, नियर अबाउट 13% डिक्लाइन हो रहा है। एडिशनल एम्प्लॉयमेंट हमने सोचा था हम नियर अबाउट 1,80,000 लोगों को देंगे, सिर्फ 1.5 लाख लोगों को दे पाए, 16% डिक्लाइन हो रहा है। ठीक है, तो आप ये देख सकते हो जो अभी जो प्रोजेक्शंस क्या करें, रिवाइज किया, बिकॉज हम टारगेट्स को पूरा नहीं कर पा रहे हैं। नेक्स्ट न्यूज़ है UN ग्लोबल रोड सेफ्टी वीक। अब हम जरा पढ़ लें। देखो गाइस, ये जो UN ग्लोबल रोड सेफ्टी वीक है, ये ग्लोबल रोड सेफ्टी कैंपेन है जो WHO के द्वारा होस्ट किया जाता है बाईएनल मतलब कि 2 साल में एक बार। फाइन। इनिशिएटिव को स्टार्ट किया गया था 2007 में। इसके अंदर क्या करते हैं, इंडिविजुअल्स, गवर्नमेंट्स, NGOs, कॉरपोरेशन फ्रॉम डिफरेंट कंट्रीज, हम इन सबको इस प्लेटफॉर्म पे इकट्ठे लेके आते हैं सो दैट हम रोड सेफ्टी से रिलेटेड अवेयरनेस को रेज कर सकें और किस तरह से हम अपने रोड एक्सीडेंट की वजह से जो डेथ्स होती हैं उनके नंबर में कुछ रिडक्शन ला सकें। इस वीक का ऑब्जेक्टिव क्या होता है, इस ऑब्जेक्टिव का यही होता है कि हमें क्या करना है, नेशनल लेवल पे, लोकल लेवल पे अपनी जो पॉलिसीज़ बना रखी हैं कंट्रीज़ ने उनके साथ कमिटेड रहना है और हमें अपनी जो 30 km/h की जो स्पीड लिमिट है अर्बन एरियाज़ में उसको डिलीवर करना है। लो स्पीड टारगेट्स को, जैसे कुछ स्ट्रीट्स ऐसी होती हैं वहाँ पे जो
कम स्पीड, सो दैट हम सिटीज़ को सेफ बना के रखें, हेल्दी बना के रखें, ग्रीन और लाइवेबल बना के रखें। इसके अलावा हमें मोमेंटम बिल्ड करना है सो दैट हम ग्लोबल प्लान फॉर डिकेड ऑफ एक्शन ऑफ रोड सेफ्टी को लॉन्च कर सकें, जो कि 2021 से 2030 है, जिसको यूएन जनरल असेंबली के द्वारा अडॉप्ट किया गया था अगस्त 2020 में। इसके अलावा हमारा टारगेट है सो दैट हम 50% रोड ट्रैफिक की वजह से जो डेथ्स होते हैं उनको रिड्यूस कर सकें या इंजरीज को रिड्यूस कर सकें 2030 तक, इस टारगेट को अपना पूरा कर सकें। इंडिया में रोड सेफ्टी का क्या स्टेटस है जरा देख लेते हैं। वर्ल्ड बैंक के अकॉर्डिंग इंडिया में 11%, मतलब ग्लोबली जो रोड एक्सीडेंट की वजह से जितनी डेथ्स होती हैं, इंडिया उसको 11% कॉन्ट्रीब्यूट करता है, विच इज़ हाईएस्ट इन द वर्ल्ड विद ओनली 1% ऑफ वर्ल्ड व्हीकल। मतलब कि इंडिया में व्हीकल ओनली 1% है अगर ग्लोबली के कॉन्ट्रीब्यूशन देखा जाए, लेकिन डेथ्स 11% है। फाइन, कोजेस क्या है? इंडिया में ओवर स्पीड करते हैं भाई, आपको दारू पी के ड्राइव करनी भी है, ठीक है। फिर आपके रोड कंडीशंस में कहीं डिफेक्ट है भाई, कहीं खड्डे हैं, इतना है, इनएडिक्वेट सेफ्टी फीचर्स है, व्हीकल आप हेलमेट पहनते नहीं हो, हेलमेट आप पुलिस को देख के पहनते हो, तो ये सब कुछ इश्यूज़ हैं जिसकी वजह से इंडिया में रोड एक्सीडेंट की वजह से जो डेथ रेट है वो हाई है। मेजर्स क्या लिया गया है? एक नेशनल रोड सेफ्टी पॉलिसी लेके आए, जिसके अंदर हमने काफ़ी पॉलिसीज़, काफ़ी मेजर्स फ्रेम किए थे, जैसे हमें अवेयरनेस प्रमोट करनी है, रोड सेफ्टी इन्फॉर्मेशन डाटा को एस्टेब्लिश करना है, सेफर रोड इंफ्रास्ट्रक्चर हमें क्रिएट करना है, मतलब कि कहीं भी खड्डे ना हो, ठीक है। इसके अलावा हमें इंटेलिजेंट ट्रांसपोर्ट को इंक्लूड करना है और सेफ्टी लॉस को एनफोर्स करना है। इसके अलावा गुड सामित्रन गाइडलाइंस लेके आए थे, सो दैट हम क्या कर सकें, जो लोग, जैसे आपको पता है रोड एक्सीडेंट्स होते हैं, कभी लोग किसी के एक्सीडेंट में इंटरफेयर नहीं करते, लाइक अगर वो बचाना भी चाहे तो नहीं करते, वो इसलिए नहीं बचाना चाहते थे, लोगों को लगता था कि हमें भी इस केस में ढकेलना था, ठीक है। तो ये गाइडलाइंस इसलिए लेके आए थे सो दैट अगर कोई रोड एक्सीडेंट में किस बंदे की लाइक इंजरी होता है तो सामने वाला उसकी मदद करे और हम उसको पुलिस केस में इन्वॉल्व ना करें। फाइन, टू प्रिवेंट द हरेसमेंट ऑफ द गुड्स, मतलब कि एक तो आप हेल्प करें और आपको आपके ऊपर हरेसमेंट ना हो, तो इसको प्रिवेंट करने के लिए लेके आए थे। इसके अलावा जनवरी 2021 में पहली बार नेशनल रोड सेफ्टी मंथ को इसमें इनॉग्रेट किया गया, सो दैट अवेयरनेस को बिल्ड कर सकें। फाइन, नेक्स्ट न्यूज़ पढ़ते, दैट इज द स्टेप्स टेकन टू एंश्योर अवेलेबिलिटी ऑफ फर्टिलाइजर्स टू फार्मर्स एट द सब्सिडाइज प्राइस। तो ये जो हमारा न्यूज़ एग्रीकल्चर सेक्शन में कवर होगा। अभी हम जरा देखते हैं हमारी इंडिया की जो गवर्नमेंट है वो क्या करा रही है, ऑफकोर्स फार्मर्स के पास फर्टिलाइजर्स को अवेलेबल करा रही है, स्पेशली कौन कौन से, तो यूरिया और इसके अलावा फोस्फेट पोटैश के 22 तरह के जो फर्टिलाइजर्स हैं उनको अवेलेबल करा रही है, किसके पास, फार्मर्स के पास, इंक्लूडिंग डैप दैट इज द डाई अमोनियम फोस्फेट टू फार्मर्स सब्सिडाइज प्राइस पे, किसके थ्रू, फर्टिलाइजर मैन्युफैक्चरर्स और इंपोर्टर्स के, ठीक है। यूरिया जो फार्मर्स को मिलता है वो एमआरपी पे मिलता है, जो कि स्टैट्यूटरी नोटिफाइड होता है। इसके अलावा क्या होता है, द डिफरेंस बिटवीन द डिलीवर्ड कॉस्ट ऑफ फर्टिलाइजर्स एट द फार्म गेट एंड द एमआरपी पेबल बाय द फार्मर इज गिवन अ सब्सिडी टू द फर्टिलाइजर मैन्युफैक्चर इंपोर्टेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। सिंपल बात यार, सिंपल बात ये, कुछ दिमाग नहीं लगाना। मतलब यूरिया जो खरीदता है फार्मर वो एमआरपी पे खरीदता है। मान लीजिए फार्मर जो एमआरपी है वो 10 रुपये पर किलो है, ठीक है। अभी क्या है, सपोज करो आप फर्टिलाइजर मैन्युफैक्चर आपकी कंपनी है, फाइन, और आप क्या दे रहे हो, लाइक आप जितने भी प्राइस पे दे रहे हो, तो जो उसका प्राइस एमआरपी और जो आपके डिलीवर्ड प्राइस में जो भी डिफरेंस है वो आपको गवर्नमेंट दे देती है, ठीक है। फॉस्फेटिक और पोटैश फर्टिलाइजर्स में गवर्नमेंट क्या करती है, न्यूट्रिएंट बेस्ड सब्सिडी इंप्लीमेंट, मतलब कि यूरिया आपको एमआरपी पे मिलेगा, लेकिन फॉस्फेट और पोटैश फर्टिलाइजर्स के अलग रेट है, दैट इज द एनबीएस, ठीक है। इसके अंदर क्या होता है, हम एनुअल बेसिस पे फार्मर्स को सब्सिडी देते हैं फिक्स अमाउंट की, और वो हर एक डिपेंड करता है आपकी न्यूट्रिएंट कंटेंट पे। इसके अलावा 2018 से ये बोला गया था डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया, मतलब कि सब्सिडी डायरेक्ट नहीं आपको मिलेगी, लाइक जैसे हम किसी शॉप्स के थ्रू सब शॉप्स को दे देते थे ना कि आपको 2 रुपये में दे देगा फर्टिलाइजर, और शॉप्स को पैसे दे देते थे, नहीं ऐसे नहीं करेंगे। तो अभी क्या डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर में क्या होता है, आप शॉप से 10 रुपये में खरीदो, बाकी 8 रुपये आपके खाते में आ जाएंगे। डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया, सो दैट जो सब्सिडी पेमेंट है वो कंपनीज डायरेक्ट क्या करेंगी, आफ्टर जैसे आप मतलब कि सेल कर दोगे फर्टिलाइजर फार्मर्स को तो कंपनीज को मिल जाएगा। फाइन, इसके अलावा हर एक रिटेलर को इसमें पॉइंट ऑफ सेल मशीन होनी चाहिए, टू जो लिंक हुई कि किसके द्वारा, डिपार्टमेंट ऑफ फर्टिलाइजर्स के ई उर्वरक डिप्टी पोर्टल है। फर्टिलाइजर सब्सिडी जो 2020-21 में है वो थोड़ी ज़्यादा है, इस बार 80,000 करोड़ रुपये है। फाइन, नेक्स्ट अब फर्टिलाइजर सब्सिडी के तहत इश्यूज़ क्या है, इश्यूज़ यही है कि क्या है, जो यूरिया का जो प्राइस है वो डी कंट्रोल्ड है और वो चीपर है, हैंस जो फार्मर्स है वो ज़्यादा अमाउंट ऑफ यूरिया को यूज़ करते हैं, जिसकी वजह से सोइल की फर्टिलिटी क्या होती है, डिक्रीज होती है, सोइल हेल्थ पुअर होती है। इसके अलावा जो न्यूट्रिएंट बेस्ड सब्सिडी स्कीम है वो इफेक्टिव नहीं है, बिकॉज यूरिया इसके अंडर कवर नहीं, क्योंकि अभी हमने बोला यूरिया आपको एमआरपी प्राइस में मिलता है, लेकिन वो ऑलरेडी एमआरपी कम रखते हैं, बिकॉज जो गवर्नमेंट जो सब्सिडी देती है वो फर्टिलाइजर्स कंपनीज को देती है, वो डायरेक्ट उनको नहीं देती, फार्मर्स को नहीं देती, बिकॉज फाइन, इसलिए। इसके अलावा तो नो डिनाइल पॉलिसी, मतलब कि कोई भी नॉन फार्मर्स कोई अगर कितनी भी क्वांटिटी ऑफ फर्टिलाइजर खरीद सकते हैं, मतलब कि आप मना नहीं कर सकते। इसके अलावा जो इसकी वजह से क्या होता है, जो फार्मर्स हैं या फिर अनइंटेंडेड जो बेनिफिशियरीज हैं वो इसका फ़ायदा उठाते हैं और ज़्यादा अमाउंट ऑफ फर्टिलाइजर क्या करते हैं, खरीदते हैं, जो कि जेन्युइन नहीं है। जब फार्मर्स को जितना उनको मतलब कि एक्चुअली में फार्मर्स को उसकी नीड नहीं है, फिर भी हम
उसको दे देते हैं, बिकॉज नो डिनाइल पॉलिसी, आप मना नहीं कर सकते। नेक्स्ट है चाइना कंप्लीट्स हिस्टोरिक मार्स स्पेसक्राफ्ट लैंडिंग। तो गाइस ये जो न्यूज़ है हमारी साइंस एंड टेक्नोलॉजी में कवर होगी। अभी क्या है, जो अनक्रूड, देखो अनक्रूड का मतलब क्या है, अगर उसमें कोई भी एस्ट्रोनॉट नहीं जा रहा, कोई बंदा नहीं जा रहा, ठीक है। तो अभी क्या चाइना का स्पेसक्राफ्ट था ताइवान 1, उसको सक्सेसफुली मार्स के सरफेस पे लैंड कर देके, और इससे चाइना सेकेंड नेशन बन गई है आफ्टर द यूएसए जिसने मार्स पे लैंड किया। जुरुंग रोवर जो कि ताइवान 1 का ही मिशन था, उसमें भी वो भी एक वास्ट प्लेन पे साइट है, वहाँ पे लैंड हो चुके हैं, जिसे यूटोपियन प्लैटिनम बोला, जो कि 2000 किलोमीटर अवे है फ्रॉम द जेजरो क्रेटर, जहाँ पे यूएसए का परसीवरेंस लैंड हुआ था। सिंपल बात यह कि है मार्स में गया एक यूएसए का जो रोवर था जिसका नाम था प्रेजर, वो जहाँ लैंड हुआ था उससे 2000 किलोमीटर परे चाइना का जो पहला जुरोंग रोवर है वो वहाँ पे लैंड हो रखा है। फाइन, जुरोंग रोवर है वो सोलर पावर्स के द्वारा पावर किया जा रहा है, जो इस सरफेस को इन्वेस्टिगेट करेगा। प्रोब का मतलब होता है इन्वेस्टिगेट करना है, और प्लैनेट को सब सरफेस करेगा और वहाँ पे कुछ केमिकल रिएक्शंस करेगा, केमिकल एनालिसिस करेगा, मार्स की सोइल कंपोजिशन क्या है। फाइन, मार्स के लिए हमारा सिग्निफिकेंस क्यों आपको पता ही है, बिकॉज हम सोच सकते हैं कि अर्थ के बाद अगर कहीं लाइफ एग्जिस्ट करती है तो वो मार्स पे कर सकती है, बिकॉज यहाँ पे जो लाइफ है, अर्थ लाइफ इवॉल्व ऑन अर्थ, वो मतलब इन अर्थ पे जो लाइफ है वो 3.8 बिलियन ईयर्स पुरानी है, और जो मार्स में जो कंडीशंस हैं वो रफली 4 बिलियन साल पुरानी है, और वो कहीं ना कहीं अर्थ की और मार्स की जो कंडीशंस है वो काफ़ी मिलती जुलती हैं। और मार्स एक वैसा प्लेनेट है जहाँ पे ह्यूमंस विजिट कर सकते हैं और वहाँ पे रह भी सकते हैं लॉन्ग टाइम के लिए। वीनस और मरकरी पे काफ़ी ज़्यादा हॉट टेम्परेचर है, इसके अलावा और जो आउटर प्लैनेट्स है वहाँ पे विद जुपिटर वो गैस के बने हुए हैं और वो कोल्ड है। फाइन, 2013 में इंडिया ने भी मार्स ऑर्बिटर मिशन को लॉन्च किया था, जो कि पहला इंटरप्लैनेटरी मिशन है, मतलब कि हमारा पहला ऐसा मिशन था जो हमने किसी और प्लैनेट पे भेजा था, सो दैट हम मार्स के सरफेस को क्या कर सके, एक्सप्लोर कर सके, ऑब्जर्व कर सकें, उसकी मॉर्फोलॉजी ऑब्जर्व कर सकें, कहाँ पे क्या क्या मिनरल्स हैं, वहाँ का जो एटमॉस्फेयर है उसको ऑब्जर्व कर सकें। फाइन, इसको जो मंगलयान भी बोलते हैं। अब हम पढ़ते हैं छोटी छोटी न्यूज़, दैट इज द नेशनल क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी। अभी के इसको सेटअप किया गया है, सो दैट इन द वेक ऑफ नेचुरल कैलेमिटी, सो दैट हम क्या कर सकें, अगर कोई भी नेचुरल डिज़ास्टर आ रहा है उसको हम इफेक्टिवली कोऑर्डिनेट कर सकें, और रिलीफ जो मेजर्स जो जिस जनता अब भुगतेगी उनको रिलीफ चाहिए होगा तो उन मेजर्स को हम इम्प्लीमेंट कर सकें। ये जो ये फंक्शन करती है अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, सो यू शुड नो दैट नेशनल क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंडर काम करती है और नेचुरल डिजास्टर मैनेजमेंट सिस्टम का इंटीग्रल पार्ट है। ये क्या करती है, ये जो कमेटी है वो क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप को क्या करती है, डायरेक्शंस इशू करती है जो भी वहाँ पे उस वक्त नेसेसरी है। इसको हेड किया जाता है बाय द कैबिनेट सेक्रेटरीज, या फिर जो भी कंसर्न मिनिस्ट्रीज डिपार्टमेंट्स हैं उनके सेक्रेटरी भी इनको हेड करते हैं, एज वेल एज कुछ ऑर्गेनाइजेशंस के जो मेंबर्स हैं वो भी इस कमेटी के मेंबर हैं। नेक्स्ट है एपीआई, दैट इज द एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट। अभी रिपोर्ट किया जा रहा है कि इंडिया ने चाइना को अर्ज किया है कि वो, क्योंकि आपको पता है चाइना से सबसे ज़्यादा एपीआई इंपोर्ट होता है इंडिया में, तो इंडिया ने चाइना को बोला कि आप अपने एपीआई के जो प्राइसेस हैं उनको थोड़ा स्टेबल रखें, बिकॉज इससे हम कोविड रिलेटेड मेडिसिन को बना रहे हैं। एपीआई जो बर्ग ड्रैप है एक तरह का रो मटेरियल है या फिर एक बायोलॉजिकल एक्टिव कंपोनेंट है जिसके थ्रू हम मेडिसिन को बनाते हैं, और इंडिया इसके इंपोर्ट के लिए सबसे ज़्यादा डिपेंडेंट है चाइना पे, और नियर अबाउट 70% इंपोर्ट आता है चाइना से। हाउएवर आत्मनिर्भर भारत के अंदर इंडिया ने काफ़ी इनिशिएटिव लिया, जैसे डेवलपमेंट ऑफ 3 मेगा बल्क ड्रग पार्क्स विन पार्टनरशिप विद द स्टेट। इसके अलावा एनवायरमेंट मिनिस्ट्री ने भी ग्रीन इम्पैक्ट असेसमेंट जो है उसको एक्सेप्ट किया फॉर बल्क ड्रग मार्केट। मतलब ये हम इसलिए करें, इवन की पीएलआई स्कीम भी लेके आए हुए हैं हम इसमें, सो दैट हम जो अपनी डिपेंडेंसी है उसको रिड्यूस कर सकें। नेक्स्ट है मिशन कोविड सुरक्षा। आत्मनिर्भर भारत 3 फेज़ के अंडर मिशन कोविड सुरक्षा को अनाउंस किया गया, सो दैट हम क्या कर सकें, इंडिजीनियस अफोर्डेबल और असेसिबल वैक्सीन बना सकें हमारी कंट्री के लिए। इस मिशन पे हम एंड टू एंड फोकस करेंगे कि किस तरह से हम मैन्युफैक्चरिंग कर सकें, ठीक है। प्री क्लिनिकल डेवलपमेंट मतलब कि मैन्युफैक्चरिंग से पहले जो भी ट्रायल्स होती हैं या फिर जो भी रिक्वायरमेंट्स होती हैं उनको उन पे फोकस करेंगे, किस तरह से रेगुलेशन होएगा, उन डिप्लॉयमेंट ये सब करेंगे, और जो भी अवेलेबल फंडेड रिसोर्सेज हैं उनको हम क्या करेंगे, असेस कराएंगे टुवर्ड्स एन एक्सेलरेटेड प्रोडक्ट डेवलपमेंट, ठीक है। इसके अलावा हमने क्या किया, सो दैट हम कोवैक्सीन की प्रोडक्शन को और ज़्यादा एक्सेलरेट कर सकें अंडर दिस मिशन, तो गवर्नमेंट ने कुछ फाइनेंशियल सपोर्ट दिया, ग्रांट भी दिए टू सर्टेन वैक्सीन मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़, सो दैट हम अपनी प्रोडक्शन कैपेसिटी को बिल्डअप कर सकें। नेक्स्ट है सेंटर गाइडलाइंस फॉर कोविड-19 मैनेजमेंट इन रूरल, पेरी अर्बन एंड ट्राइबल। आप देख रहे हो आजकल जो कोविड है वो रूरल एरियाज तक भी पहुंच चुका है और वहाँ पे भी बहुत तेज़ी से फैल रहा है, ठीक है। तो अभी क्या, तो हेल्थ इसलिए कुछ जो सेंटर है कुछ गाइडलाइंस इशू करिए, सो दैट हम रूरल एरियाज, पेरी अर्बन, थोड़े से रूरल अर्बन के जो बीच के एरियाज होते हैं उनमें हम कोविड को मैनेज कर सकें। फीचर ये है कि इसमें जो हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको 3 टायर स्ट्रक्चर में अलाइन किया जाएगा। एक तो कोविड केयर सेंटर होगा जो क्या करेगा, मतलब सिंपल बात है, 3 तरह से यहाँ पे हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को बनाया जाएगा। कोविड केयर सेंटर होगा जो माइल्ड या फिर जो एसिम्प्टोमेटिक केसेस हैं उनको डील करेगा। एक डेडिकेटेड कोविड हेल्थ केयर सेंटर होगा जो मॉडरेट केसेस को मैनेज करेगा। इसके अलावा एक डेडिकेटेड
डेडिकेटेड कोविड हॉस्पिटल होगा जो सीवियर केसेस को मैनेज करेगा, ठीक है। तो माइल्ड, मॉडरेट और सीवियर केसेस के लिए अलग अलग 3 सेंटर्स बनाए हैं। जो सिम्टोमेटिक केस हो गए उनको हम विलेज लेवल पे मतलब क्या करेंगे, थोड़ा सा जैसे जो घर पे जब मेल जो केसेस होता है उनको हम कैसे इशू मैनेज करेंगे विद द हेल्प ऑफ टेली कंसल्टेशन, मतलब फ़ोन से आप कंसल्ट कर सकते हो विद कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर। और अगर जहाँ पे केसेस ऐसी होंगी जहाँ पे अगर लो सिचुएशन होगी तो वहाँ पे लोगों को हम हायर सेंटर्स में भेजेंगे। इसके अलावा हम एक पल्स ऑक्सीमीटर लोगों को प्रोवाइड करेंगे, क्योंकि ऑक्सीमीटर के थ्रू आप अपनी SpO2 मेज़र कर सकते हो, अपना ऑक्सीजन लेवल मेज़र कर सकते हो। तो हम क्योंकि वहाँ पे लोगों के पास ऑक्सीमीटर की फैसिलिटी नहीं है, तो हम क्या करेंगे, एक सिस्टम डेवलप करेंगे सो दैट हम लोगों को पल्स ऑक्सीमीटर प्रोवाइड कर सकें, थर्मामीटर्स प्रोवाइड कर सकें उन फैमिलीज़ को लोन पे, ठीक है, जहाँ पे कोविड के केसेस कंफर्म है। लास्ट न्यूज़ है जियोलाइट। अभी क्या है, एयर इंडिया ने अपना जियोलाइट कार्गो फ्लाइट, अपनी पहली जियोलाइट कार्गो फ्लाइट शुरू करी है विद द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। और इन्होंने इसमें क्या कि हम क्या कर रहे हैं, इंपोर्ट कर रहे हैं जियोलाइट को फ्रॉम अक्रॉस द वर्ल्ड, जो मेडिकल ऑक्सीजन प्लांट्स में यूज़ होता है। जियोलाइट क्या होता है, क्रिस्टलाइन एल्यूमिनियम सिलिकेट होता है, जिसमें क्या करते हैं, कुछ केजेस और चैनल को मैनेज करते हैं। डिफरेंट तरह के जियोलाइट के स्ट्रक्चर्स होते हैं जिसको डिस्क्राइब किया गया है। इसके अंदर क्या होता है, सबकी अलग अलग 4 डायमेंशंस होती है, चैनल सिस्टम कंपोजिशन अलग अलग होती है। जियोलाइट को बीइंग एप्लॉयड किया जाता है एज अ सोर्बेंट्स, मतलब कि कहाँ कहाँ पे इसको यूज़ किया जाता है इसका बता रहे हैं। सोर्बेंट्स में, आयन एक्सचेंजर्स में, डिटर्जेंट्स में, कैटलिस्ट में, इन इंडस्ट्रियल प्रोसेसेस एंड मैनी अदर ऑयल रिफाइनिंग एंड पेट्रोकेमिस्ट्री केमिकल्स एंड फाइन, ठीक है। सिंपल बात है, ज़्यादा दिमाग नहीं लगा रहा। जियोलाइट्स क्या होता है, जियोलाइट सिंपल है कि अलग अलग जगह पे क्रिस्टल एल्यूमिनियम सिलिकेट्स होते हैं और इसको हम अलग अलग जगह पे यूज़ करते हैं। एयर इंडिया ने अपना पहला जियोलाइट कार्गो फ्लाइट्स, कार्गो मतलब कि आपको पता है कुछ को, किसी चीज़ को मतलब कि ट्रांसपोर्ट करने के लिए हम वो यूज़ करें, तो ये स्पेशली जियोलाइट को ट्रांसपोर्ट करेगी। ये पहली फ्लाइट एयर इंडिया ने स्टार्ट करी है, फाइन, क्योंकि इसको हम कहाँ पे यूज़ करेंगे, मेडिकल ऑक्सीजन प्लांट्स में इसका यूज़ है, फाइन। तो गाइस यहाँ पे हमारे जो डेली करंट अफेयर्स होते हैं वो कंप्लीट होते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, कोई डाउट हो कमेंट करना। तब तक बाय बाय, टाटा।